आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबेस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 6 सफ़ा नंबर 87 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। ओके बच्चों, जल्दी से सफ़ा नंबर 87 खोलें और उस पर देखें मश्क में सबसे पहला सवाल कौन सा है। आओ समझें। सवाल नंबर 1, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अलिफ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन रहते थे। कहाँ रहते थे मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दें। शाबाश, सियालकोट में। बे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन ज़िंदगी गुजारते थे। कैसी ज़िंदगी गुजारते थे बताया था ना, बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे। जीम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे, क्या थे? सियासतदान थे, उस्ताद थे, क्या थे? शायर थे। वेरी गुड। अब जल्दी से सवाल नंबर 2 देखते हैं। दिए गए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, सूफ़ी नूर मोहम्मद किस शहर में रहते थे? आपको तो पता होगा, जिस शहर में अल्लामा इकबाल पैदा हुए उसी शहर में रहते थे। किस शहर में पैदा हुए? सियालकोट में। सूफ़ी नूर मोहम्मद सियालकोट में रहते थे। सूफ़ी नूर मोहम्मद और इमाम बीबी कैसे लोग थे? दोनों बहुत नेक थे, दोनों बहुत इबादत गुजार थे। जीम, हमारे वतन का नाम क्या है? ये तो सब बच्चे बता देंगे। वेरी गुड, मेरे सवाल करते ही आपने जवाब दे दिया। वेरी गुड, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। दाल, हमारे कौमी शायर कौन है? ये भी आपको पता है। कौन है जल्दी से बता दें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वेरी गुड। ये तमाम सवाल तो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 88 खोलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन से सवालात हैं जो हमें पहले से ही आते हैं। सवाल नंबर 3, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। देखिए यहाँ पे 2 कालम दिए गए हैं, अलिफ और बे। एक कालम में भी अल्फाज लिखे गए हैं और बे कालम में भी। आपने देखना है कि अलिफ वाला कालम बे वाले कालम में मौजूद किस अल्फाज के साथ मिलता है। जैसे कि माँ। माँ कौन थी? माँ, अल्लामा इकबाल की माँ का क्या नाम था? इमाम बीबी। बे में लिखा है ना दूसरे नंबर पे। जल्दी से माँ को मैच कर दें। जल्दी से एक लाइन खींचे। अगला वर्ड क्या है? बाप। अल्लामा इकबाल के बाप का क्या नाम था? आपको पता है ना, सूफ़ी नूर मोहम्मद। बे में कहाँ लिखा है? पहले कॉलम में। जल्दी से एक लकीर खींच दें, बाप को सूफ़ी नूर मोहम्मद के साथ मिला दें। अगला वर्ड क्या है? बेटा। सूफ़ी नूर मोहम्मद का बेटा कौन था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जल्दी से बेटे को मोहम्मद इकबाल आखिरी वाले खाने के साथ मिला दें। वतन। वतन क्या है हमारा? वतन कौन सा है हमारा? पाकिस्तान। जल्दी से वतन वाले कॉलम को पाकिस्तान वाले कॉलम से मिला दें। हमारा सवाल नंबर 3 हल हो गया। अब देखते हैं अल्फाज साजी। सवाल नंबर 4, सुने और लिखें। ये है इमला। इन अल्फाज को दुरुस्त तरीके से सुने और फिर उसको लिखें। आपने जब इन अल्फाज को सुनना है तो इनकी हरूफ की आवाज़ों को गौर करना है कि कौन सी आवाज़ पहले आई, वो कौन सा लफ्ज़ था जो पहले लिखा जाएगा, कौन सी आवाज़ बाद में आई और उसको उस लफ्ज़ के साथ कैसे मिला सकते हैं। आपने इन अल्फाज को गौर से सुनना है और इनकी आवाज़ों पे गौर करनी है। कौन से हर्फ की आवाज़ आपने सुनी और किस हर्फ से हमने इस लफ्ज़ को शुरू करना है। जैसे कि शायर। शायर किसकी आवाज़ आ रही? शीन से शुरू करना है तो शायर। शायर। अब इन अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ से हम पढ़ते हैं। शायर, शोहरत, आस्ताना, रोशनदान, खूबसूरत। इनको अरकान के साथ अलग करें और फिर इनको मिलाकर अल्फाज बना लें। दोबारा से इन अल्फाज को दोहरा लेते हैं। शायर, शोहरत, आस्ताना, रोशनदान, खूबसूरत। शाबाश। जल्दी से सफ़ा नंबर 88 खोलें
और उस पर मौजूद सवाल नंबर 5 को देखें। अरकान जोड़कर अल्फाज बनाएं। यहाँ पर अरकान दिए गए हैं, इन सबको जब मिला देंगे तो एक लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे बे बड़िए बे, टे अलिफ टा, बेटा। बे और टा को मिलाएंगे तो बेटा बन जाएगा। बे बड़िए बी, वाव छोटिए वी, बी और वी को मिलाएंगे तो बीवी बन जाएगी। मीम ज़ाद मस, बे वाव तोए बूत, मज और बूत को मिलाएंगे तो मजबूत बन जाएगा। इसी तरह पे अलिफ पा, काफ सिन किस, ते अलिफ तान नून तान, पा किस तान, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पाकिस्तान, जो कि हमारे वतन का नाम है। जे नून दाल जिंद और गाफ छोटी है गी, जिंद और गी को मिलाएंगे तो जिंदगी बन जाएगा। खे अलिफ नून खान, दाल अलिफ नून दान, जब खान और दान को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? खानदान। हमने पढ़ा था ना इसके बारे में। अब जल्दी से सवाल नंबर 6 को देखते हैं, जो कि आपने घर जाकर अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ सरगर्मी के तौर पर इसे करना है। जोड़ी में बैठकर होनहार बच्चे की कहानी अपने अल्फाज में एक दूसरे को सुनाएं। आपने मुझसे ये कहानी सुनी, अब आपने घर जाके अपने वालिदैन और बहन भाइयों को इस कहानी को बयान करना है अपने वर्ड्स में कि इस कहानी को हमने स्कूल में पढ़ा और क्या सीखा, ये बताना है आपने जल्दी से अपने बहन भाइयों और वालिदैन को। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। आओ पढ़ें, दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। अब मैं इस पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ूंगी, आपने गौर से सुनना है। उसके बाद मैं इस पैराग्राफ से मुतल्लिक आपसे चंद सवाल करूंगी, आपने जल्दी से उसके जवाब देने हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के अहाते में है, जो सुर्ख पत्थर से बनाया गया है। साथ ही लाहौर का शाही किला है। खूबसूरत मीनार पाकिस्तान भी करीब ही है। ये पैराग्राफ में आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल की, मज़ीद मालूमात आपको यहाँ से मिली कि अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पर है, उन्हें कहाँ पर दफनाया गया है और इसके इर्द गिर्द कौन सी अहम इमारत हैं। अब इससे मुतल्लिक मैं आपसे सवाल करती हूँ और जल्दी से इसका जवाब दे दें आप। अलिफ, हमारे कौमी शायर कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शाबाश। बे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? जल्दी से बता दें, बादशाही मस्जिद लाहौर के मेन दरवाजे के साथ ही है। वेरी गुड। जीम, आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की इमारत किस रंग की है? जल्दी से बता दें। सुर्ख पत्थर से बनाई गई है, इसका मतलब है सुर्ख रंग की है। लाहौर के किले का नाम क्या है? जल्दी से बता दें। शाही किला, शाबाश। अब हम सफ़ा नंबर 89 पर ज़बान शनासाई को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या बताया गया है? वाहिद और जमा के बारे में। क्या है? एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, यानी कि जब किसी एक चीज़ का जिक्र किया गया हो तो वो वाहिद होती है। जैसे घर, किताब, किताब एक, पेंसिल, एक पेंसिल का जिक्र किया गया है यहाँ पर, तो ये वाहिद है। एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। जब हम कहते हैं किताबें, यानी कि एक किताब का जिक्र नहीं किया, एक से ज़्यादा किताबों का जिक्र किया गया है, तो इसका क्या मतलब है? जमा। ये किताबें क्या हैं? जमा। जैसे कि घर एक है और ज़्यादा सारे घरों को क्या कहेंगे? घरों, जो कि मैंने अभी जुमले में भी इस्तेमाल किया। घर वाहिद हो गया और घरों जमा कहलाएगा। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। जमा बनाएं, जैसे लोग से लोगों, किताब से किताबों। अब नीचे अल्फाज दिए गए हैं, वो वाहिद हैं और आपने उनकी जमा बनानी है। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? बात। बात की जमा क्या होगी? बातों। दूसरा लफ्ज़ क्या है? स्कूल। स्कूल की जमा क्या होगी? स्कूलों। ज़्यादा सारे स्कूल हैं वहाँ पर। घर, घरों। दरख्त, दरख्तों। पेंसिल, पेंसिलों। छत, छतों। ये सब क्या थे? वाहिद दिए गए थे और उनकी हमने जल्दी से जमा बना ली। अब जल्दी से देखते हैं। आओ नया लिखें। सवाल नंबर 9।
تصاویر دیکھیں اور ہر تصویر کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ آپ کو تصویر دی گئی ہے اور آپ نے اس تصویر سے متعلق جلدی سے 2 جملے لکھ دینے ہیں۔ جلدی سے دیکھیں، یہاں پر پرچم بنایا گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ یہ کس کا پرچم ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کا پرچم ہے۔ اب ہم اس سے متعلق 2 جملے لکھتے ہیں۔ یہ ہمارا قومی پرچم ہے۔ قومی پرچم پر قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے۔ یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قومی پرچم میں 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید، اور اس پر ایک چاند اور تارا بنا ہوا ہے۔ اب جلدی سے صفحہ نمبر 90 کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پر کون سی تصویر دی گئی ہے۔ درخت۔ درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا جملہ کیا بنے گا؟ درختوں سے ماحول آلودہ نہیں ہوتا۔ آپ جلدی سے دوسری تصویر دیکھیں، یہ ایک کار ہے، اس کا رنگ کالا ہے یا اس کا رنگ سفید ہے۔ آپ نے اس طرح 2 جملے ان تصاویر سے متعلق خود بھی بنا سکتے ہیں یا جو میں نے بتائے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 10۔ اس میں بصری الفاظ سے جملے بنائیں، جیسے یہ، سے، یہ میرا قلم ہے۔ اس میں چند الفاظ دیے گئے ہیں جو بصری ہیں، وہ، میرا، تمہارا، ہمارا، ہم۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے جملے بنانے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے ہم وہ سے بنائیں گے، وہ ایک کرسی ہے۔ میرا، میرا گھر بہت خوبصورت ہے۔ تمہارا، تمہارا بیٹا کس جماعت میں پڑھتا ہے؟ ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان بصری الفاظ کے ساتھ بنا کر۔ اب آپ خود سے بھی ان جملوں کو بنا سکتے ہیں۔ اب ایک سرگرمی ہے جو آپ نے جلدی سے گھر جا کر اس کو کرنی ہے۔ گھر اور اسکول میں آپ اپنی چیزیں کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں؟ 3 کے گروہوں میں بیٹھ کر چیزوں کی اہمیت اور حفاظت کے بارے میں بات چیت کریں، پھر 3 اچھی باتیں کاپی پر لکھ کے لائیں، اور یہ آپ نے کل کاپی پر لکھ کے لانی ہے اور جلدی سے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے سبق نمبر 6 کی مشق کو بہت اچھی طرح سے حل کر لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔